यूरिनरी सिस्टम की अगर बात करें तो हमारा यूरिनरी सिस्टम एज इन एक तो यूरिन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, यूरिन प्रोड्यूस करेगा। अब यूरिन प्रोड्यूस होगा, यूरिन का एलिमिनेशन भी होगा हमारी बॉडी से। तो क्या उसके साथ एलिमिनेट होता है जो हमारे लाइक कुछ एक्स्ट्रा, जैसे फिल्ट्रेशन होगा ना, तो फिल्ट्रेशन के बाद एक्सक्रीट आउट करने के लिए कैसे तो जाएगा, वो किसके थ्रू होगा, यूरिन के थ्रू होगा। तो इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम हमारा यूरिन प्रोड्यूस करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट के बाद स्टोर करता है, स्टोर करने के बाद एलिमिनेट कर देता है हमारी बॉडी से। हमारे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनीज और यूरेटर्स आते हैं। अब देखो किडनी से ही प्रोड्यूस हो रहा है यूरिन, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है यूरेटर के थ्रू, यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर हो रहा है यूरेथ्रा के थ्रू, वो फिर एलिमिनेट होगा फिर। ठीक है, एज इन आपको समझ आ गया है। लोअर यूरिनरी ट्रैक में यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा आ जाता है। अपर नॉट रेस्पिरेटरी, यूरिनरी ट्रैक में हमारी जो किडनीज हैं उनका फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। वही हमने बात की थी, फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड का फिल्टर होने के बाद ही हमारा यूरिन प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या है, हमारा किडनी हमारी एक पेयर है, पेयर में रहती है, जो बीन शेप्ड ऑर्गन है हमारा, कुछ इस टाइप का ऑर्गन है। बीन आपके राजमा है ना, ऐसा ही समझ लो, राजमा जैसे रहते हैं, किडनी हमारा राजमा है। वो हमारे कहाँ लोकेट होगा, ईदर साइड ऑफ द स्पाइन बिलो द रिब केज, रिब केज के नीचे और दोनों साइड, हमारे स्पाइन के दोनों साइड रहेगा, जिसमें हमारे नेफ्रॉन्स रहते हैं। हर एक किडनी में अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, जिनका काम होता है सबसे पहले फिल्टर करना। ब्लड जो आ रहा है वहां से फिल्टर करेगा, उसमें जो भी उसको लगता है यूजफुल है उसको रीएब्जॉर्ब करेगा, फिर उसका सिक्रीशन होगा और फिर एक्सक्रीशन होगा। ठीक है, आगे मूव हो जाएगा। फिर यूरेटर है, यूरेटर का फंक्शन क्या है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करना किडनी से ब्लैडर में। यूरेटर हमारा किडनी से यूरिन को ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ पर, ब्लैडर पे। तो जो हमारा यूरेटर है वो 2 मैस्कुलर हमारी मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं, जिनका साइज होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 इंचेस लॉन्ग रहती हैं। 25-30 सेंटीमीटर भी याद रख सकते हो आप यूरेटर्स को, जिसका मैकेनिज्म है जो हमारा पेरिस्टलेसिस है ना, जो एक मूवमेंट है हमारा, इनवॉलेंट्री मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके थ्रू यूरिन हमारा मूव करेगा किडनी से ब्लैडर की तरफ। अब ये हमारा अपर यूरिनरी ट्रैक है। अब लोअर यूरिनरी ट्रैक में आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, जिसका काम क्या है, रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, जिसमें यूरिन को स्टोर करना है, जो हमारी पेल्विक कैविटी में रहता है। साथ ही साथ ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे है इसका स्ट्रक्चर है। अब जैसे डिट्रूसर मसल्स होती हैं, उससे बना रहता है यूरिनरी ब्लैडर, एज इन कॉन्ट्रैक्ट करता है यूरिनेशन के टाइम पर। अप्रॉक्सीमेटली ये होल्ड करता है 400 to 600 ml ऑफ यूरिन, इतना होल्ड कर लेता है। अब यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा क्या करेगा, उस यूरिन को कैरी करेगा ब्लैडर से आउटसाइड द बॉडी। अब उसको बाहर भी तो निकालना है, एलिमिनेट करना है, तो वो यूरिन को ब्लैडर से हमारे कहाँ, बॉडी से बाहर फेंक देता है या एलिमिनेट कर देता है। 2 स्पिंटर्स यूज होंगे, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्पिंटर्स आते हैं, जो कंट्रोल करते हैं यूरिन के रिलीज को। मेल्स, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, मेल्स और फीमेल्स में दोनों जगह डिफरेंट होते हैं, एज इन उनकी स्ट्रक्चरल वाइज देखा जाए। मेल्स में यूरेथ्रा इज अबाउट 8 इंचेस लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। वो पास करता है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, जहाँ पे हमारा जो यूरोजेनिटल है, डायफ्राम है और देन पेनिस है। फिर मेल यूरेथ्रा 3 सेक्शन में हो जाता है, एक तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड स्पॉन्जी यूरेथ्रा। फीमेल्स में यूरेथ्रा मच शॉर्टर, थोड़ा शॉर्टर रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंचेस लॉन्ग रहता है। वो एक्सटेंड होता है कहाँ से, ब्लैडर से वेजाइनल वेस्ट्यूबल में। ठीक है, यहाँ पहुंचेगा। अब यहाँ पे फीमेल यूरेथ्रा में सिंगल सेक्शन होता है, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। यहाँ पे 3 सेक्शन है मेल्स में, फीमेल में सिंगल सेक्शन है, दैट इज यूरेथ्रल मीटस। अब एनाटमी पढ़ते हैं, हमारा जो किडनी है उसकी कुछ एनाटमी जानते हैं, कैसे उसमें फंक्शनिंग होगी या कैसा दिखता है, क्या होगा। एक्सटर्नल एनाटमी देखेंगे, फिर इंटरनल एनाटमी पर जाएंगे। एनाटमी जो हमारा किडनी है वो डिज़ाइन किया गया है ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट को रिमूव कर सके, जिससे कि हमारा जो बैलेंस है इलेक्ट्रोलाइट का वो रहे, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन हो। हमारा किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, वैसे तो नॉर्मली हमारे सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा किडनी कौन सी शेप का होता है, बीन है। वही बात की, हमारा राजमा है, राजमा ऑर्गन है,
किसी को नहीं याद होता है किडनी का शेप तो याद रख लो, ये हमारा राजमा है। राजमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अप्रॉक्सीमेटली इसका फिस्ट जितना साइज रहता है आपकी स्पाइन की दोनों साइड मिलेगा, लेफ्ट राइट दोनों साइड रहेगा और रिब केज के नीचे रहेगा। इसका काम क्या है, अब किडनीज के हमारे दो पार्ट हो जाते हैं। अपर यूरिनरी ट्रैक जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, हमारी बॉडी अपर में आता है जो हमारा किडनी है। एक्सटर्नल एनाटमी की बात करें तो किडनीज हमारी क्या है, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स। क्या है किडनी हमारी, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स, जिनका मतलब ये है कि ये हमारी पेरिटोनियम जो है उनके पीछे आता है, लोकेटेड बिहाइंड द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के पीछे रहेगा, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी की लाइनिंग है ना वहाँ पर। अब आइदर साइड रहता है जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। अब ऐसे ही तो है, वर्टिब्रल कॉलम है, इधर साइड हमारा एक राजमा, इधर साइड एक राजमा, मतलब ऐसे समझ लो। राजमा की शेप गलत हो गई है, कोई बात नहीं, राजमा ही है ये याद रखो। ये राजमा है, अरे सॉरी किडनी है। किडनी दोनों साइड रहेगी। राइट किडनी जो थोड़ी सी नीचे की साइड में रहती है, कंपेयर करें, अरे थोड़ा राजमा हमारा टेढ़ा हो गया, नहीं इधर से नहीं है राजमा, ये इधर से है। यहाँ तो जो हमारी राइट साइड में किडनी होती है वो थोड़ा सा स्लाइटली पोजीशन में नीचे होती है, डाउनवर्ड में होती है, क्योंकि वहाँ पे लिवर प्रेजेंट रहता है। जैसे हमने लंग्स में बात की थी ना लोब्स की, कि एक लोब कम होता है हार्ट की वजह से, ऐसे ही थोड़ी सी हमारी राइट किडनी की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी स्लाइटली डाउनवर्ड होती है कंपैरेटिवली हमारी लेफ्ट किडनी से, ठीक है, क्योंकि लिवर प्रेजेंट है। साइज और शेप क्या होता है, हमारी किडनी का जो साइज है अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, 4.5 इंचेस, 6 सेंटीमीटर वाइड रहेगा, 2.5 इंचेस, 3 सेंटीमीटर थिक रहता है, जो हमारा एक लार्ज बीन की तरह है, ठीक है, हमारे राजमे की तरह है। एट द एंड ये कहना यही चाहते हैं, ये हमारा राजमा है। रीनल कैप्सूल जो है वो टफ फिब्रस मेम्ब्रेन होती है, जो हमारी किडनी के सराउंडिंग, किडनी को कवर करती है एक टफ मेम्ब्रेन। अब हमारा जो रीनल कैप्सूल है वो हमारा यहीं से आया है। अब किडनी को, हमारे राजमा को कवरिंग की ज़रूरत है, तो उसमें फिब्रस मेम्ब्रेन है जो किडनी को कवर करेगी, जिससे उस पर कोई भी एक तो ट्रॉमा ना हो, कोई ऐसा बाहर से एक्सटर्नल ट्रॉमा ना हो, साथ ही साथ उसको इन्फेक्शन ना हो। इन्फेक्शन के नहीं होने में हमारा रीनल कैप्सूल उसको प्रोटेक्ट करेगा। रीनल हाइलम होती है जो मीडियल आइडेंटेशन है, जो रीनल आर्टरी के थ्रू एंटर होगा, जो हमारा यहाँ से एंटर होता है, जहाँ पे रीनल वेन्स है, यूरेटर के थ्रू एग्जिट हो जाएगा किडनी से। अब ये हमारा गेटवे है ब्लड वेसल्स और नर्व्स के लिए, तो ये हमारी एक्सटर्नल एनाटमी है। अब हम बात करेंगे अपनी किडनी की इंटरनल एनाटमी की। इंटरनल एनाटमी में जो रीनल कॉर्टेक्स होता है वो आउटर लेयर है हमारी, ठीक है, जो आउटर लेयर है किडनी की उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो हमारा ग्रैन्युलर अपीयरेंस है, जिसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, ग्लोम्युरुलाई है, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये एक तरीके से आप समझो कि ये सारे हमारे नेफ्रॉन टाइप के पार्ट है, क्योंकि हमारे नेफ्रॉन्स तो होते हैं ना उसके अंदर, किडनी के अंदर, तो वही है, ब्लड वेसल्स हैं। तो ये हमारी आउटर लेयर है किडनी की। रीनल मेड्यूला है जो इनर लेयर होती है, जहाँ पे 10 to 18 रीनल पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। हमारे जो किडनी है, हमारे राजमा के अंदर नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन में अगर देखा जाए कुछ हमारे लाइक रीनल कॉर्टेक्स, मेड्यूला में पिरामिड्स बन रहे हैं, साथ ही साथ कोन शेप्ड टिश्यूज हैं जो लूप्स ऑफ हेनले कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, जिनका काम क्या है, एक तरीके से फिल्टर करना। एपेक्स है हमारा ईच पिरामिड का, जिसको हम रीनल पैपिले बोलते हैं, जो हमारा रीनल पेल्विस की तरफ पॉइंट करता है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा इसके बारे में एनाटमी है, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, राइट। देन रीनल कॉलम्स हैं जो इनवर्ड एक्सटेंशंस होते हैं कॉर्टिकल हमारे टिश्यूज़ के, जो सेपरेट करते हैं इन पिरामिड्स को। जो रीनल पिरामिड्स होते हैं इनको सेपरेट करने का काम हमारे इनका रीनल कॉलम्स का है, जो इनवर्ड एक्सटेंशन है, जो क्या करेंगे कि जो कॉलम्स हैं वहाँ पे एक पाथ है ब्लड वेसल को एंट्री देने का और एग्जिट होने का। कहीं से तो एंटर होगा ना ब्लड वेसल, हमारी ब्लड वेसल एंटर होगी, फिर एग्जिट भी हो जाएगी कॉर्टेक्स से। रीनल पेल्विस जो हमारा फनल शेप्ड स्पेस होता है, जैसे सेंटर है हमारा, वो किडनी के सेंटर में रहेगा, वो कलेक्ट करता है यूरिन को कलेक्ट करता है मेजर कैल्किस से। अब चैनल जो है वो यूरेटर तक पहुंचाएगा। अब जो हमारा कैल्किस है उसका क्या है, रीनल पेल्विस डिवाइड हो जाता है मेजर कैल्किस में, जो फर्दर डिवाइड होगा माइनर में। मेजर और माइनर होते हैं जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर रहेगा, जो हमारा जो पिरामिड बन रहा था ना उसका टिप है, टिप के थ्रू वहाँ यूरिन एक तरीके से कलेक्ट होगा, वो क्या ड्रेन आउट हो जाएगा, रीनल पेल्विस में ड्रेन आउट होता है। ब्लड सप्लाई किसके थ्रू रहता है यहाँ,
रीनल आर्टरीज हैं और रीनल वेन्स हैं। ब्रांचेस होती है एब्डोमिनल एओर्टा की जो डिलीवर करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो हमारा न्यूट्रिएंट रिच ब्लड है, किडनीज तक। रीनल आर्टरीज का काम होता है वो हमारे एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच है। रीनल वेन्स हमारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं किडनी से, कहाँ, इंफीरियर वेना कावा। हमने पढ़ा था ना, इंफीरियर वेना कावा से डाउन पार्ट ऑफ द बॉडी से ट्रैवल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर वेना कावा से अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब किडनी सफिशिएंट जो उसको अमाउंट चाहिए ब्लड फ्लो के लिए वो रिसीव करती है, जो बहुत ज़रूरी है फिल्ट्रेशन के लिए, एक्सक्रीशन फंक्शन के लिए, क्योंकि जो वेस्ट है वो उसके थ्रू ही तो एक्सक्रीट आउट होगा हमारे ब्लड से। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमारा नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन हमारा फंक्शनल यूनिट है। अब जैसे सेल हमारा फंक्शनल एक यूनिट था, ऐसे ही नेफ्रॉन हमारे किडनी का फंक्शनल यूनिट है। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन फंक्शनल यूनिट था। किसका? नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट था। नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट है, जो अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन रखता है पर किडनी। नेफ्रॉन्स में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? देखो, ग्लोमेरुलस आ जाता है जो कैपिलरी बेड है जहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर होगा। रीनल ट्यूब्यूल्स आ जाते हैं जहाँ पे फिल्ट्रेट प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद उसको यूरिन में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग ब्लड से होगी, फिल्ट्रेशन होगा, ट्यूब्यूल्स में होगा, प्रोसेसिंग होगी, यूरिन बनेगा। नेफ्रॉन की एनाटमी पे आते हैं तो नेफ्रॉन हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल रहता है, या देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारे किडनी का, जो बहुत ज़रूरी है ब्लड को फिल्टर करने के लिए और ब्लड से वेस्ट का रिमूवल के। पहले फिल्टर होगा ब्लड, वहाँ से वेस्ट मिलेगा, वेस्ट का रिमूवल होगा, जिसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो है ना, फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, उनको बैलेंस किया जाएगा। बैलेंस के बाद उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है जो ज़रूरत नहीं होती। नेफ्रॉन में हमारे दो मेन पार्ट होते हैं, एक रीनल कॉर्पस्कल होता है और रीनल ट्यूब्यूल होता है। दो मेन पार्ट है हमारे। अब दो मेन पार्ट में जो रीनल कॉर्पस्कल है उसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस आता है और बोमेन्स कैप्सूल है। ये हमने बायो में भी पढ़ा है, हमें पता है एक तरीके से। नेफ्रॉन एनाटमी में जो रीनल ट्यूब्यूल होता है वहाँ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हैंडले है, डिस्टल कॉन्वुलेटेड है, फिर कलेक्टिंग डक्ट है। एक तरीके से हमारा ब्लड जो है यहाँ फिल्टर होकर आएगा, यहाँ फिल्ट्रेशन के बाद वह यहाँ इन पर्टिकुलर रीनल ट्यूब्यूल्स में उसकी प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेस होने के बाद फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस के बाद यूरिन का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन होने के बाद उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, रीनल कॉर्पस्कल में हमारा फिल्ट्रेशन होता है, जो नेफ्रेन में देखा है वही बात ये चीज़ बोल रहे हैं। यहाँ फिल्ट्रेशन होगा, देन ये मूवमेंट होगा। अब रीनल ट्यूब्यूल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें क्या होता है, हमारी जो ट्यूब्स हैं उस ट्यूब्स में एक तो लॉन्ग कॉइल्ड है जिनका काम क्या है, फिल्ट्रेट जो आ रहा है उसको यूरिन में कन्वर्ट करना। बोमेन्स कैप्सूल से यूरिन करेगा, वहाँ यूरिन नहीं, सॉरी नॉट यूरिन, फिल्ट्रेट आएगा। एक फिल्ट्रेट आने के बाद वहाँ रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन के बाद वो यूरिन एज़न जो एलिमिनेट होता है। हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, उसमें हमारा वाटर, सोडियम, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स फिल्टर से जो फिल्ट्रेट है उससे रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल से फिल्ट्रेट आ रहा है वहाँ से हम वाटर, सोडियम, ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स को ले लेंगे पीसीटी में। लूप ऑफ हेनले जो हमारा एक्सटेंड होता है मेडुला में, जो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब्स हैं, जहां कॉन्सेंट्रेट करेगा किसको, यूरिन को, जिससे कि वाटर और सॉल्ट का लेवल रेगुलेट हो। यहीं से हमारा बीपी भी मेंटेन होता है, ब्लड प्रेशर का भी जो होता है ना वो यहीं से है, लूप ऑफ हेनले से। देन हमारा डीसीटी है। डीसीटी क्या करेगा, जो आयन बैलेंस है या पीएच है उसको एडजस्ट करेगा, जो पोटेशियम रेगुलेट होना है, सोडियम, कैल्शियम, तो उसके लिए हमारा कहाँ काम होगा, डीसीटी में काम होता है। जो अदर आयंस है ना, एक तरीके से रेगुलेटिंग आयंस है, उनका भी मेजर रोल है, उनको रेगुलेट करना है तो डीसी में एडजस्टमेंट हो जाएगा, आयन को बैलेंस किया जाएगा, पीएच मेंटेन होगा। अब कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। डीसीटी से हमारा डायरेक्ट क्या है, कलेक्टिंग डक्ट आता है, जहाँ से हमारा फिल्ट्रेट जो है वो रिसीव किया जाएगा। या हमारे किडनी में या नेफ्रॉन में हमारा कलेक्टिंग डक्ट रिसीव कर लेता है फिल्ट्रेट को, जो मल्टीपल डीसीटीज हैं उसके थ्रू आएगा। वहाँ पे एक फाइन वाटर रीएब्जॉर्प्शन है, जिसके थ्रू क्या होगा, फाइनल डिटर्मिनेशन हो जाएगा यूरिन का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, कलेक्टिंग डक्ट है, सब कुछ हो के
से जितना फिल्ट्रेट में से निकलना था या जो चीज़ें उसको लेनी थी रीनल ट्यूब्यूल में, ये प्रॉपर फुलफिल होकर कलेक्टिंग डक्ट में पहुंच के यूरिन अपना फाइनल कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में आ जाएगा, देन आगे वो मूव होगा। किडनी का फंक्शन क्या है, जो यूरिनरी ट्रैक है उसका फंक्शन क्या है, आपको 2-3 फंक्शन तो खुद ही पता चल जाएंगे। जैसे देखो, ब्लड का फिल्टर होना, ठीक है, ब्लड के वॉल्यूम और प्रेशर का रेगुलेशन होना, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस रहना, एसिड बेस, पीएच की बात हुई है तो एसिड बेस जरूर आएगा। अब एरिथ्रोपोइसिस रेगुलेशन होना, एरिथ्रोपोइटिन भी होगा, जिससे आरबीसीज का प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो यहाँ भी होगा। फिर डिटॉक्सिफिकेशन, फिल्ट्रेशन है तो टॉक्सिन्स जा रहे हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, रिमूव हो रहे हैं टॉक्सिन्स। मेटाबोलाइट और सब्सटेंस का रेगुलेशन हो रहा है, जैसे अगर यूरिया एक्सक्रीट आउट हो रहा है वो भी एक मेटाबोलाइट है, बायोएक्टिव सब्सटेंस है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी ट्रैक क्या करेगा, यूरिन का ट्रांसपोर्ट करेगा, स्टोर करेगा और कंट्रोल एक्सक्रीशन होगा यूरिन का, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए भी हमारा यूरिनरी ट्रैक एक तरीके से रहता है। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है, हमने देख लिया कि ये सब चीज़ें हो गई नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन की एनाटमी पढ़ ली। अब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। यूरिन फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वैसे तो देखो यार सारा पूरा सिस्टम ही कॉम्प्लेक्स है, तो ये प्रोसेस भी कौन सा नई बात बताई इन्होंने, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स ही है ये। इसमें थोड़े सेवरल स्टेप्स हैं, जैसे ब्लड का फिल्टर होना, ब्लड के फिल्टर होने के बाद उससे वेस्ट को रिमूव करना, फिल्टर होना है तो रिमूव ही हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट, साथ ही साथ बॉडी के फ्लूइड मेंटेन होना, बैलेंस बनना इलेक्ट्रोलाइट्स का। अब प्राइमरी साइट जो है यूरिन फॉर्मेशन की वो नेफ्रॉन में होती है, जो हमारी फंक्शनल यूनिट है किडनी की। 3 मेन स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। पहला तो जो है वो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, देन हमारा ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन होगा, रीएब्जॉर्प्शन, फिर हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ब्लड को फिल्टर किया जाएगा, जो उसमें से इलेक्ट्रोलाइट वाटर या मॉलिक्यूल्स लेने थे उनको रीएब्जॉर्ब किया जाएगा, देन उनको फोर्स कर दिया जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में, जिसके थ्रू क्या फॉर्म होगा, एक हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म होगा। ठीक है, ये फिल्ट्रेट, पहले तो फिल्टर हुआ ब्लड, फिल्टर होने के बाद ये सब चीज़ें आ गई, आने के बाद हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया। अब फिल्ट्रेशन के बाद ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है, जिसमें रीनल ट्यूब्यूल्स, हम जिनके बारे में अभी पढ़कर आए हैं वो सारा प्रोसेस होगा, जो डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देन ट्यूबुलर सिक्रीशन है, जैसे हमारा पीसीटी डीसीटी है, वो क्या करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोसेस करता है, जो एक्सेस आयंस है ना उनको ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड से, कि वो रीनल ट्यूब्यूल की तरह ब्लड से कहाँ पहुंचेगा, रीनल ट्यूब्यूल में पहुंचेगा, जो हमारा एक तरीके से पार्ट है किसका, यूरिन का। तो ये ट्यूबुलर सिक्रीशन है। अब यूरिन का कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एडजस्टमेंट होना है, वो कहाँ होगा, वो होगा हमारी कलेक्टिंग डक्ट्स में, जो बिल्कुल एंड पॉइंट है हमारे नेफ्रॉन का। इस प्रोसेस में जो फाइनल फिल्ट्रेशन है या फाइनल कंसंट्रेशन जो हमारे पास आया है, यूरिन का वॉल्यूम जो कलेक्ट हुआ है, उसको एडजस्ट किया जाएगा किसके थ्रू, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडीएच, एडीएच के थ्रू किया जाएगा, जहाँ पे जितना एक तरीके से कितने अमाउंट ऑफ वाटर को रीअब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है, वो हमारा यूरिन कंसंट्रेशन वॉल्यूम एडजस्टमेंट में आएगा। फिर यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। पाथवे क्या होता है, यूरिन मूव करता है कलेक्टिंग डक्ट से रीनल कैल्सिस में, रीनल पेल्विस में मूव करेगा, देन यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर, देन यूरिनरी ब्लडर टू यूरेथ्रा, और इसके यूरेथ्रा के बाद एलिमिनेट हो जाता है यूरिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, समझ गए कुछ? तो नॉर्मल है यूरिनरी सिस्टम। ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया, फिल्ट्रेट के बाद ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन हुआ, जहाँ पे हमारा पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी आया। ट्यूबुलर सिक्रीशन में हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमारा डीसी कलेक्टिंग डक्ट है एक तरीके से मान लो, फिर हमारा यूरिन एक्सक्रीट आउट हो गया। अब मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स है, मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स में क्या होता है, वहाँ कंट्रोल किया जाता है यूरिनेशन को, कंट्रोल द एक्ट ऑफ यूरिनेशन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म। जो मिक्सचरेशन हमारा रिफ्लेक्स है वो कंट्रोल करेगा एक्ट ऑफ यूरिनेशन, एक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शन है, जिसमें हमारा सीएनएस भी इन्वॉल्व होता है और यूरिनरी ट्रैक भी इन्वॉल्व होता है, दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होगा। अब ब्लैडर है, ब्लैडर का फंक्शन क्या है, जो हमारे डिट्रूसर मसल्स होते हैं ब्लैडर वॉल में, वो स्टोर करते हैं यूरिन को।
ठीक है। वो ब्लैडर स्टोर करेंगे यूरिन को, फिर उसको क्या करेंगे, पहले तो रिलैक्स करते हैं, फिर यूरिन को एक्सपेल आउट कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिनेशन के टाइम पर। अब इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होते हैं जो इनवॉलेंटरीली कंट्रोल करते हैं यूरिन के फ्लो को ब्लैडर से यूरेथ्रा में। इनवॉलेंट्री है ये, यहाँ पर ये डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, अपने यूरिनरी ट्रैक पर। अब यहाँ रिलैक्स होता है यूरिनेशन के टाइम पर, रिलैक्सेशन है ये हमारा, या रिलैक्स हो जाते हैं मसल्स। अब एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, उनका फंक्शन है वॉलेंट्री कंट्रोल। एक तरीके से ये देखा गया है कि वॉलेंट्री कंट्रोल है, आपको आप डिले कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो एज इन यूरिनेशन को। पर्सन टू पर्सन है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा होल्ड ऑन कर सकते हैं, कर लेते हैं यूरिनेशन को, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। बट स्टिल मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में फिलिंग फेज है, फिलिंग फेज होगा, ब्लैडर फिल हो जाएगा, मसल्स रिलैक्स होंगी, मसल रिलैक्स हो जाएंगी, यहाँ पर स्टोरेज फेज आएगा। स्टोरेज फेज में ब्लैडर एक्सपेंड होता है, सीएनएस क्या करेगा, मिक्चुरेशन रिफ्लक्स को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ वॉइडिंग फेज आता है, जो एफरेंट सिग्नल क्या करेगा कि ब्लैडर फुल हो गया है, ब्रेन प्रोसेस करेगा सिग्नल को और डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स करेंगे। अब रिलैक्स हो जाएंगे, जो एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर हैं वो भी रिलैक्स होंगे और यूरिन हमारा एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो ये हमारे फेजेस हैं किसके, मिक्चुरेशन रिफ्लक्स के। कंट्रोल मिक्चुरेशन में जो वॉलेंट्री आता है, तो जो ब्रेन सेंटर है लाइक पोंटाइन मिक्चुरेशन सेंटर है या सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, वो यूरिनेशन को कंट्रोल करता है सोशल और सिचुएशनल फैक्टर्स को। अब ऐसा है, आप मीटिंग में हो, मीटिंग में एकदम तो नहीं बोलोगे अपने बॉस को कि भाई जा रहा हूँ मैं। अगर प्रिंसिपल आपका लेक्चर दे रहा है तो प्रिंसिपल को तो नहीं बोलोगे कि यार ठीक है अभी आता हूँ थोड़ी देर। तो एक तरीके से यहाँ वॉलेंट्री आप कंट्रोल कर सकते हो। इनवॉलेंट्री कंट्रोल क्या होता है, कभी भी क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स में नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको अभी इतना आपके न्यूरल पाथवेज इतने डेवलप नहीं होते इन्फेंट्स में कि वो उसको कंट्रोल कर पाए यूरिनेशन को, तो उनका निकल जाता है। छोटे बच्चों का देखा है आपने, आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हैं, जब छोटे थे, आप भी जब छोटे थे तब भी होता था। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी आती हैं कि उसमें ये होता है इनवॉलेंट्री यूरिनेशन है, जब ब्लैडर एक स्पेसिफिक वॉल्यूम पर रीच कर जाता है। अब ऐसा नहीं है, स्पेसिफिक ये नहीं है कि 400 और 600 ml के फिल होने के बाद ही जाएगा, नहीं, कुछ उसको लगता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, अब उसमें लगा कि अनडेवलप्ड है या फिर कोई डैमेज हो गया है, तो उसमें स्पेसिफिक वॉल्यूम के बाद पे एक इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो सकता है। तो ये कंट्रोल ऑफ मिक्चुरेशन का भी डिपेंड करता है। और अगर किडनी का रोल क्या है एसिड बेस बैलेंस में, हमारा किडनी कैसे अपना रोल प्ले करता है। अब एसिड बेस बैलेंस होना इसलिए ज़रूरी है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, रेगुलेट क्या करेगा, पीएच ऑफ द ब्लड। अब नॉर्मल रेंज जो है ब्लड की वो टाइटली रेगुलेट होती है 7.35 से 7.45, जिसमें हमारा किडनी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, हमने देखा था कि ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल सिक्रीशन है, जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन भी होता है यूरिन पे, और यूरिन से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बाइकार्बोनेट। तो एक तरीके से हमारा क्या बैलेंस होता है, एसिड बेस बैलेंस है। एक्सक्रीशन होता है हाइड्रोजन आयन का, जैसे किडनी है वो हमारा मेंटेन करेगा एसिड बेस बैलेंस को, किसके थ्रू, हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट आउट करके यूरिन के थ्रू, ठीक है। नेफ्रॉन जो हमारा किडनी का पार्ट है वो क्या करेगा, वहाँ पे सेल्स होते हैं, सेल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करते हैं हमारे ट्यूबुलर फ्लूइड में। ट्यूबुलर फ्लूइड में हमारे हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो जाएंगे, फिर उसका प्रोसेस क्या होगा, रिमूव आउट करेगा उस एक्सेस एसिड को हमारी बॉडी से। कैसे रिमूव होगा, वो हमारे यूरिन के थ्रू होगा। अमोनिया बफरिंग होता है, अमोनिया क्या करेगा, वो हाइड्रोजन आयन से बाइंड कर जाएगा, क्या बनाएगा, अमोनियम बनाएगा। अमोनियम बनने के बाद यूरिन के थ्रू से एक्सक्रीट आउट होना है। फॉस्फेट बफरिंग में डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है। अब जैसे डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट है वो बाइंड करता है हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ बाइंड करके वो बनाएगा मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट, जो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होना है। तो यही प्रोसेस है। अब रीएब्जॉर्प्शन होना है, प्रोडक्शन होना है बाइकार्बोनेट का, तो क्या होगा, जो हमारा मोस्ट फिल्टर बाइकार्बोनेट है उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा प्रॉक्सिमल
प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, जिससे कि बॉडी का जो बेस है, बॉडीज बेस है ना, वो बैलेंस हो पाए। प्रोडक्शन क्या होगा, किडनी हमारा क्या करेगा, जनरेट करेगा न्यू बाइकार्बोनेट को ग्लूटामिन मेटाबॉलिज्म के थ्रू। ठीक है, बाइकार्बोनेट हमारा जनरेट होता है ग्लूटामिन मेटाबॉलिज्म के थ्रू, एक्सक्रीशन होता है साथ ही साथ अमोनियम का और जो टाइट्रेबल एसिड्स है उनका, जिसमें हमारा ऐड ऑन हो जाएगा हमारा न्यू बाइकार्बोनेट। अब हमारा न्यू बाइकार्बोनेट कहाँ ऐड हो जाएगा, ब्लड में। तो हमारा क्या बैलेंस हो जाएगा, हमारा बाइकार्बोनेट के थ्रू ही हमारा एसिड बेस एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा। अब एसिड बेस इम्बैलेंस का क्या होता है, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इम्बैलेंस हुआ तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। अब रिस्पॉन्स में ये क्या होता है, हमारी किडनी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हाइड्रोजन एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देती है कि जो हाइड्रोजन आयन है वो एक्सक्रीट आउट होगा, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का पीएच ना बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा समझिए एसिडोसिस में इंक्रीज हो जाता है, हमारा हाइड्रोजन लेवल इंक्रीज होगा, एसिड बन पाएगा और उसकी वजह से पीएच जो हमारा लेवल है ब्लड पीएच वो बढ़ेगा। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में किडनी को क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीशन होगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन होगा और हमारे ब्लड का पीएच गिर जाएगा, थोड़ा लो हो जाएगा। अब हमने रैस सिस्टम के बारे में सुना है, जैसे रोल क्या है, जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम है वो क्या करता है, वो हमारे एक तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, फ्लूइड का बैलेंस देखता है, इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेसिस करता है, जो बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है किडनी फंक्शन के लिए और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए। अब इसमें क्या कंपोनेंट आएंगे, हमारा रेनिन आएगा। रेनिन क्या है, किसके थ्रू आता है, कहाँ से रिलीज होता है, अब ये रिलीज होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स से, किसके रिस्पॉन्स में, लो ब्लड प्रेशर। अगर कभी भी ब्लड प्रेशर कम होगा या ब्लड वॉल्यूम कम होगा, सोडियम लेवल भी अगर कम होता है, तो हमारा रेनिन रिलीज होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से, जो क्या करेगा, हमारा एंजियोटेंसिनोजन है। अब एक प्रोटीन, ये तो कंपोनेंट पढ़ रहे हैं हम फिर उसके बाद हमारा फंक्शन देखेंगे। अब एंजियोटेंसिनोजन वो हमारा प्रोटीन है, वो लिवर प्रोड्यूस करता है, जो रिस्पॉन्सिबल है कन्वर्ट करेगा लाइक एंजियोटेंसिन 1 में। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, हमारा रेनिन है, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो, एंजियोटेंसिनोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। ठीक है, बस इतना है। अब ये जो एंजियोटेंसिन उन्होंने बोला है, ये एक प्रोटीन होता है, रेनिन है। रेनिन का काम क्या है, रेनिन कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 2 में, किसके थ्रू, ACI एंजाइम के थ्रू। अब ACI एंजाइम के यहाँ एंजियोटेंसिन 2 आ गया, ये हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, जो एल्डोस्टेरोन को स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ठीक है, यहाँ से स्टिमुलेट होगा तो ये हमारा रेगुलेट करता है, एक तरीके से लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एक बार और देख लेते हैं, हमारा रेनिन है जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होता है, जो किसके रिस्पॉन्स में, अगर कभी भी बीपी कम हुआ, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, सोडियम लेवल कम हो गया, तो हमारा रेनिन रिलीज होगा। रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 में। अब एंजियोटेंसिन 1 जो हमारा इनएक्टिव है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 2 में ACE एंजाइम के थ्रू। अब एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर हमारा स्टिमुलेट कर देगा एल्डोस्टेरोन को, जो हमारा सिक्रीट होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ओके, ये हमारे कंपोनेंट्स हैं, इस तरीके से इसका वर्क होता है। अब रोल क्या है रैस का किडनी फंक्शन में, देखो ब्लड, अभी हम वही बढ़ गया है, रेनिन क्या करेगा, किसके रिस्पॉन्स में आता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो उसके रिस्पॉन्स में आएगा। तो हमारा एंजियोटेंसिन 2 वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, किसके थ्रू, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करके, जिससे सोडियम वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और हमारा ब्लड का वॉल्यूम भी रेज हो जाएगा। सोडियम वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा, डायरेक्ट एक्शन करेगा हमारी किडनी पर, क्या करेगा, वो क्या करेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कर देगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में, राइट, एनहांसमेंट हो जाएगा। फीडबैक रेगुलेशन है हमारा, हाई लेवल जब हो जाता है एंजियोटेंसिन का, वो इनहिबिट कर देता है रेनिन रिलीज के, जो फर्दर रेनिन रिलीज होना है उसको इनहिबिट कर देता है। एक तरीके से काम हो गया ना अपना पूरा, ब्लड प्रेशर आ गया नॉर्मल, अब क्या करना है, हमें चाहिए ही नहीं रेनिन, तो रेनिन को इनहिबिट कर लेगा। अब
नेट्रीयूरेसिस होता है जहाँ पे हमारे सोडियम का एक्सक्रीशन होना है, जो एक तरीके से बैलेंस करेगा जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ है ना ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए। अब सोडियम का लेवल जो कम था उसको मेंटेन कर लिया है, अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फीडबैक रेगुलेशन के थ्रू वो उसको एक्सक्रीट आउट भी करेगा। पैथोफिजियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ये होती हैं कि अगर ओवर एक्टिवेशन हो जाएगा तो हमें हाइपरटेंशन हो सकता है, या किसी भी पर्सन को रैस के ओवर एक्टिवेशन से हाइपरटेंशन होता है, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है जहाँ पे एक साइकिल बन जाएगी। साइकिल से क्या होगा, आपकी दोनों किडनी के फंक्शन खराब हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। ये नॉर्मली ऐसा है कि आप ये समझिए हमारा किडनी का फंक्शनिंग अगर सही नहीं होगी, हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन किसकी वजह से? कार्डियोवैस्कुलर से होगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से, तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब डिसऑर्डर्स हैं किडनीज के, अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है या कुछ ऐसे काम नहीं कर रही, इम्पेयरमेंट हो गया किडनी फंक्शन का ओवरऑल हेल्थ को देखकर, तो क्या कॉमन डिसऑर्डर है? एक तो एक्यूट किडनी इंजरी, कभी भी अगर कुछ ऐसा फंक्शन का लॉस हुआ है जिसमें ब्लड फ्लो कम हो गया है, डायरेक्ट किडनी डैमेज हो गई है, यूरिन फ्लो ब्लॉकेज हो गया है, तो उसके लिए क्या होता है, रैपिड इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ डैमेज को प्रिवेंट किया जाए। ये हमारा एक्यूट किडनी इंजरी है। फिर क्रोनिक किडनी है कि इस लेवल पर आ गई है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, वो प्रोग्रेस हो गई है जहाँ पे डायलिसिस की ज़रूरत है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जहाँ इन्फ्लेमेशन है ग्लोमेरुलाई की, ऑफन देखो या तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है या इन्फेक्शन की वजह से हो गया है। प्रोटीनूरिया है जहाँ प्रोटीन का कंसंट्रेशन जो है एक तरीके से यूरिन में बढ़ गया है। हीमेटूरिया, ब्लड है यूरिन में, ऐसे सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन में, किडनी का फंक्शन कम होता जा रहा है, तो ये हमारा क्या आएगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। किडनी स्टोन्स, पत्थर इकट्ठे कर रहे हो किडनी में एक तरीके से, मतलब अपने राजमा में आपने पत्थर भर लिए। तो सॉलिड क्रिस्टल है जो हमारे फॉर्म होते हैं, कुछ कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड जो यूरिन में आता है ना, उसके थ्रू भी हो जाता है प्रॉब्लम, बहुत पेन होता है, ट्रीटमेंट भी है, या तो इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, इसको रिमूव आउट किया जा सकता है सर्जरी के थ्रू। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, किडनी कैंसर है। किडनी कैंसर तो देखो लास्ट स्टेज पहुंच जाता है, ऐसा पता चल जाए तो ठीक है। अगर मोस्ट कॉमनली रीनल सेल कार्सिनोमा होता है, जहाँ पे कहाँ होगा, हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स में, जहाँ मेन फंक्शनिंग होने वाली है ना वहाँ पर। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारा किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हमारी किडनीज अफेक्ट होती हैं, ब्लैडर, यूरेथ्रा अफेक्ट होता है। अब यूटीआई क्या होता है, किडनी डैमेज भी कर सकता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जिसमें प्रोटीन लॉस हो रहा है यूरिन के थ्रू, ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, हमारा प्रोटीन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर है कोई, वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गई। तो एक अगर आपको प्रॉपर किडनी हेल्थ मेंटेन करनी है तो उसके लिए एक प्रॉपर आपको लाइफस्टाइल होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी कैसे मेंटेन हो सकती हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। अगर आप अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल संभाल के चलो, या उसको थोड़ा ज़्यादा अपनी किडनी को या अपने सिस्टम को टॉर्चर ना करो, तो आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है। साथ ही साथ रेगुलरली चेकअप कराते रहें, अपने किडनी के जो इश्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट लेते रहें, तो जिससे कि आने वाले टाइम में फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना हो। ओके, दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।